गुड मॉर्निंग सबको। शुरू करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई बताएगा? देखिए, मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट है ये, ठीक है। होता क्या है, फील्ड लाइंस निकलती हैं एन से एस की ओर, ठीक। चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होता है, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाकर रख दो, आयरन रख दो, उस पर क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगना शुरू होगा। ये रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक टर्म यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक क्षेत्र है, रीजन है, इसके अंदर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहां पर हम एक मैग्नेटिक चार्ज को रखते हैं, प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक चार्ज को प्लस m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे चार्ज हुआ करता था ना, प्लस q से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या होता था? ये होता था इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे ही एक मैग्नेटिक चार्ज होता है, इसको प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट रखा हुआ है ना, तो यहां पर प्लस m और माइनस m दोनों पोल क्रिएट होते हैं, डाइपोल की तरह। जैसे डाइपोल में प्लस q और माइनस q चार्ज हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल जो भी लोगे मैग्नेट, उसमें दोनों पोल क्रिएटेड होते हैं, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो मान लो कि हमने मैग्नेटिक चार्ज m को रख दिया यहां पर। ये मैग्नेट क्या करता है? इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक। वही फोर्स अगर पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहते हैं इसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा ही हुआ करता था। जैसे हम चार्ज रखते हैं यहाँ पे और इसके चारों तरफ एक रीजन का फॉर्मेशन होता था, जिसको आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या करते थे? यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रख देते थे, ओके। और प्लस क्यू पे जो फोर्स लगता था उसको आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा ही यूनिट इसका कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा? बोलो। टेस्ला। और भी कोई यूनिट है क्या? गॉस भी है। बहुत बढ़िया। गॉस लेकिन सीजीएस यूनिट है, ऐसा नहीं है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B से रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज कहलाती है, ठीक है। देखो एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, या फिर पहले रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेट है, फील्ड लाइन निकल के N से S की ओर एंटर कर रही होती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट वो S से N की ओर जाती हैं। और इस तरीके से याद रखना, एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही अंतर याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी ऐसा नहीं होता था कि प्लस क्यू से कोई चार्ज निकल के प्लस में ही एंटर करे, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो याद रखो यहां पर ये एरो की तरह आप अज्यूम कर लो कि यहां पर ये एरो की तरह फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अगर मेरे पास प्लेन है तो प्लेन में इस तरीके से शोन है, दिखाया गया है। अगर
तो इसका मतलब ये होता है कि फील्ड लाइन ऊपर की ओर आ रही है, क्योंकि हमें इसका हेड दिखाई देता है। ठीक है, ये फील्ड लाइन क्या है, ऊपर की ओर आ रही है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है अप द प्लेन। प्लेन से ऊपर आ रही है फील्ड लाइंस, है ना। यहां पर क्रॉस करके दिखा दे तो इसका क्या मतलब होता है कि फील्ड लाइन नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि उस समय इसका टेल शोन होता है, ये ऐसे की ओर फील्ड लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, डाउन द प्लेन एंड अप द प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। एक टॉपिक है, शुरू करते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज बॉडी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके उस ओर फील्ड है और क्रॉस से दिखा दिया मैंने, मतलब फील्ड लाइन नीचे की ओर है ऐसे। तो ये बहुत सारी लाइन, बहुत सारे फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, एक भी ऐसे दिखा दोगे कि ये ऐसे करके एक भी क्रॉस लगा दोगे तो इसका मतलब होता है इस पूरे रीजन में कितना है, नीचे की ओर फील्ड दिखाया गया है। ठीक है ना, फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। ये मान लो कि एक रीजन है। ठीक है, ये ऐसे हटा दे रहा हूं पहले। इस लाइन के उस ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा अज्यूम कर लो। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और ये V वेलोसिटी से इस फील्ड लाइन के अंदर एंटर कर रहा होता है, मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एंट्री हुई उस चार्ज पार्टिकल की विद वेलोसिटी V, एक फोर्स लगने लगा। ठीक है, याद रखना ये जो फोर्स लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। B के भी, B क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, इस वाले लाइन के उस तरफ फील्ड है, इस तरफ फील्ड नहीं है। अब ये एंट्री होती है, यहां से फील्ड की शुरुआत हो जाती है, वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड B है। और साइन थीटा के भी, साइन थीटा क्या है, तो थीटा के बारे में ये बताया गया है कि थीटा यहां पर एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B है। देखो, V इस डायरेक्शन में है, V इस डायरेक्शन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउन द प्लेन है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है 90 डिग्री है। समझे क्या? तो ये हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट बाद में बात करते हैं, पहले तो ऐसे ही समझ लो। ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, V के, B के और साइन थीटा के। इन सब को मिलाया आपने QVB साइन थीटा लिख दिया, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है आपका QV क्रॉस B। ये है फोर्स का फॉर्मूला। ये एरो हटना नहीं चाहिए, ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है QV क्रॉस B। अब क्रॉस प्रोडक्ट को आप जानते हो, थोड़ा देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सपोज करते हैं ये A है, ये B है, और A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं, राइट हैंड लेते हैं, A पर रखते हैं और B की ओर उसे क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। अंगूठे का जो साइन होता है वो A क्रॉस B का डायरेक्शन देता है। देखो, A पर हाथ रखो, B की ओर रोटेट कर दो, अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या देगा, फोर्स मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। यहां पर देखो, दो फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्रॉस करना है, एक V है और दूसरा B है। तो पहले देख लेते हैं, लिखिए मत, पहले देख लेते हैं V किस डायरेक्शन में है। देखो, V क्रॉस B करना है, ठीक, तो V पे हाथ रखो। जैसे A क्रॉस B करना था तो A पर हाथ रखते थे और B की ओर रोटेट करते थे। यहां पर V क्रॉस B करना है तो V पे हाथ रखो, V इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है, V इस डायरेक्शन में हमने हाथ रखा, ठीक है, और घुमा किधर दिया, B की ओर। B किधर है, डाउन द प्लेन है, देखो डाउन द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है B। तो V इस तरफ, B इस तरफ, अंगूठा किधर आ रहा है,
ऊपर आ रहा है, यानी कि जैसे वो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया, और वो भी किधर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है तो एक बात आपको याद रखनी होगी, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, mv²/r। तो याद रखना कभी भी फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लगे वो सेंट्रीपिटल बन जाता है और उसे सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देता है। यहां पर भी सेम सिचुएशन है। क्या है यहां पर कि जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर करता है उस पे फोर्स लगने लगा F, जो कि परपेंडिकुलर है V के, तो ये फोर्स एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और इस पार्टिकल को क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट कराना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे पास यहां पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ना। यहां पर देखो केस हमने फर्स्ट लिया है, ये हमने केस फर्स्ट लिया है। ये केस फर्स्ट का मतलब यहां थीटा की वैल्यू 90 है, देख रहे हो। थीटा मतलब क्या होता था, V और B के बीच का एंगल। V इस तरफ है, B इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमने लिया हुआ है। तो इसमें भी एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना होता है रेडियस का और टाइम पीरियड का। ठीक है, चलो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। दैट्स वाई ये घूम रहा है किधर, सर्कुलर पाथ में। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin 90 लिख सकते हैं ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, QVB sin 90। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, तो QVB sin 90 1 होता है mv²/r। यहां से आप V से V को कट कर सकते हैं, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी mv/QB। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन आ गया रेडियस का। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है चार्ज पार्टिकल, इसका रेडियस इतना होगा, याद रखना। ठीक है, टाइम पीरियड दूसरा एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या करना है, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो एक बार रोटेशन करने में, सर्कल में एक बार रोटेशन करने में कितना डिस्टेंस होता है, पूरा सर्कमफेरेंस 2πr। ठीक है, 2πr। और स्पीड कितनी है, v है मान लेते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं, 2πr की जगह पे यही रख दो mv/QB को, और नीचे में v को रख दो, v से v कैंसिल हुआ, यहां से 2πm/QB, ये तुम्हारा टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो चीजों का एक्सप्रेशन करना है, एक टाइम पीरियड का और एक रेडियस का। ठीक, ये केस फर्स्ट की बात हो रही है। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री। थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए यहां पर थीटा को अज्यूम कर लो कि ये अक्यूट एंगल है। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो भाई इसको 3D में तो शो नहीं कर सकते हो ना, तो मैंने क्या किया 2D में रिप्रेजेंट कराने का तरीका, ऐसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, ऐसे। पहले क्या होता था कि हमने ऐसे क्रॉस करके दिखाया होता था मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे है इस रीजन में, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा होता था। ठीक है, इसको अब 3D में देखो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि 90 से छोटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, देख रहे हो, ऐसे नहीं, ये 90 डिग्री है, ऐसे। अब ये एंगल छोटा बन रहा है, इनके बीच अक्यूट बन रहा है। ठीक है, यही हम देखेंगे। चार्ज पार्टिकल एंटर करता है v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है।
suppose the charge q एक बात बताइए, अगर आपने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मान लो कोई एक फोर्स है which makes an angle थीटा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, जिधर जिधर थीटा होता है उधर कॉस लग जाता है, जिधर नहीं होता उधर साइन लग जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक। यहाँ पर भी देखो वेलोसिटी इस तरीके से आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जिधर थीटा उस और भी एक कंपोनेंट होगा जिसको आप कहोगे v cos थीटा, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये b के पैरेलल है, b के डायरेक्शन में, और एक इस ओर बन जाता है जिस तरफ थीटा नहीं। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। इसको क्या कहते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट है जो v cos थीटा है, और ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसलेटरी मोशन। एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्कुलेटरी मोशन। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे v है, इस ओर क्या दिख रहा है आपको, v sin थीटा। हालांकि वेलोसिटी ये थी इस तरफ, मैंने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किया इस ओर v sin थीटा और v cos थीटा दोनों। मैं पहले v sin थीटा की बात कर ले रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आपको पता है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के में अगर कोई परपेंडिकुलर एंटर करे तो वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर जाता है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर पाथ में उसे रोटेट कराएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए समझो, ये B है, मैग्नेटिक फील्ड है। पहले वेलोसिटी ऐसे एंटर कर रही होती थी फर्स्ट केस में, अब ऐसे एंटर कर रही है, तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। हम इस v sin थीटा की ही बात कर रहे हैं। तो इस v sin थीटा की वजह से क्या होगा ना कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। देखो v sin थीटा क्रॉस v, ये चार्ज पार्टिकल अपने ही प्लेन पे, जैसे मान लो ये टेबल है, ये बेंच है, ठीक है, इसी बेंच पे ही ये रोटेट करेगा। कहने का मतलब ये v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो ये सर्कुलर पाथ में उसे घुमाना शुरू कर देता है चार्ज पार्टिकल को। ओके, सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते चार्ज पार्टिकल नीचे भी आती है बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी कंपोनेंट। ये उसे नीचे ड्रैग करते हुए ले आता है v sin थीटा, v cos थीटा, और v sin थीटा उसे क्या कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट, चाहे वो v sin थीटा हो चाहे वो v cos थीटा, ये दोनों मिक्स होके इसे एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, और अभी आपने पहले केस में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए तो उसे सर्कुलर पाथ में घुमाता है, ठीक है ना। यहाँ पर v sin थीटा उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, लेकिन v cos थीटा भी तो है नीचे की ओर, तो उसे क्या करेगा, नीचे खींचकर ले जाएगा, ठीक है ना। एक सर्कुलर जैसे नहीं होते हैं लैडर, उस तरीके से ये घूमता हुआ नीचे आएगा। इसी पाथ का नाम क्या है, हेलिकल पाथ। और अच्छे से समझा है? देखो इसको समझने के लिए मैं और अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। समझ लो, यहाँ पे इस तरफ है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये v sin थीटा है। v sin थीटा क्या करेगा, इसे अपने ही एक्सिस पे घुमाने की कोशिश करेगा। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, इस तरीके से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, बट v cos थीटा उसे नीचे भी ले जाएगा। तो घूमते 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 नीचे जाएगा, ठीक है। तो केस 2 की अगर बात करें तो हेलिकल पाथ आप देखते हो यहाँ पर। हेलिकल पाथ में एक पॉइंट याद रखना, पिच कहते हैं। पिच क्या होता है? नहीं,
एक बार रोटेशन में कितना वो नीचे चला गया, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय v cos थीटा इन वन रोटेशन, v cos थीटा उसे नीचे ले जा रहा, चार्ज पार्टिकल को नीचे ले जा रहा। तो एक बार रोटेशन करने में ऐसे होता है ना कि आप लैडर पे एक बार रोटेट करके कितना नीचे उतर जाते हो, सर्कुलर लैडर होते तो वही है, उसको पिच कहते हैं। पिच इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बताओ स्पीड कितना है यहाँ पे, कौन सा स्पीड लोगे, v cos थीटा लोगे या v sin थीटा, कौन सी स्पीड की वजह से नीचे जा रहा हो, v cos थीटा की वजह से, ठीक है, v cos थीटा। ओके, और टाइम की वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ी हुई है 2 पाई m अपॉन में qb, ठीक है। तो ये वाला टाइम यहां पर भी यूज होगा, ये आपका पिच कहलाता है, ठीक है। ऐसा है, इसका एप्लीकेशन होता है साइक्लोट्रॉन में, जो पहले पढ़ना था अब नहीं पढ़ना, साइक्लोट्रॉन हट गया, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, बियोस एंड सावर्ट्स लॉ। राइट हैंड थंब रूल पता आप लोगों को, उसमें क्या होता था राइट हैंड थंब रूल में, देखो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बियोस एंड सावर्ट्स लॉ, बायोट एंड सावर्ट लॉ भी कह सकते हैं। कहता क्या है यहाँ पर, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था बताओ, थंब फोर्स रिप्रेजेंट करता है और जो फिंगर्स की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड। थंब ये हो गया, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उंगलियों को रोटेट कर लो, रोटेट करने की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये थंब है, ठीक है, ये उंगलियों को रोटेट कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसे इधर की ओर। कहने का मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ऊपर, और यहां की ओर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, ठीक है, ऐसे इधर से निकल रहा है ऊपर, इधर से ये एंटर कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता था राइट हैंड थंब रूल कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जब किसी वायर में करंट फ्लो हो, है ना, यही पढ़े थे। यहां पर मैग्नीट्यूड को भी बताता है बियोस एंड सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू मान लो कि मेरे पास ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, dl है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इसकी लेंथ है dl। मान लेते यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां मुझे फील्ड फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं कि अभी फिलहाल कितनी है, dv है, क्योंकि dl लेंथ की वजह से क्रिएट हो रहा है, छोटा सा लेंथ है तो छोटी सी फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv अकॉर्डिंग टू बियोस एंड सावर्ट्स लॉ, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, dl के, साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है पता है आपको, dl और r के बीच का एंगल, याद रखना dl क्या है, जिस तरफ करंट जा रहा होता है उधर dl है, dl और r के बीच का एंगल है ये थीटा, एंगल बिटवीन करंट एंड r। r क्या है, जहां पे फील्ड पता करनी, जिस डायरेक्शन में, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर के। यहां पर आप देख रहे हो करंट बढ़ाओगे तब भी फील्ड बढ़ेगा, लेंथ पे ही बढ़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी 0 से 90 तक बढ़ेगी तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ फील्ड घटता जाएगा, ठीक है। इन सबको आपने मिला देना एक साथ, सबको मिलाने के बाद dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाओ, यहां पर एक कांस्टेंट लगाओ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई नाम का एक कांस्टेंट आता है, I dl sin theta
अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है उस P पॉइंट पे। P इज द पॉइंट, ठीक है। यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कुछ वैल्यू होती है, वो होती है कितनी, 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें और चेंज करने की कोशिश करते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर था। मैंने क्या किया, एक और r यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर एक और r को लगा दिया sin थीटा के बगल में, और नीचे में r क्यूब कर दिया, ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या बनता है देखो, I ये dl क्रॉस r बन जाता है। ए बी साइन थीटा पढ़ा हुआ आपने, ए क्रॉस बी होता था ना, तो dl क्रॉस r होगा। dl क्रॉस r से हमें क्या मिलता है ये समझो, dl क्रॉस r डायरेक्शन को भी देता है, प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फील्ड का, और ये पूरी क्वांटिटी, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इसके मैग्नीट्यूड को भी शो करती है। तो बियोस एंड सावर्ट्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड को भी, बियोस एंड सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फील्ड को भी पता कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल सिर्फ क्या करता था, डायरेक्शन पता कर सकता था। अब देखो dl क्रॉस r का कुछ यूज बताता हूं। जैसे मान लो ये dl लेंथ है ना, यहां पे पता करनी है इस P पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, dl क्रॉस r करेंगे। dl किधर है, इधर है, ऊपर हाथ करेंगे, dl पे हाथ करेंगे, r की ओर रोटेट कर देंगे। फील्ड क्या दिखेगा यहाँ पे, डाउन। अगर मान लो तुम्हें यहाँ चाहिए तो dl इस तरफ है ना, dl ऐसे है, और r इस तरफ है, देख लो अपवर्ड। तो dl क्रॉस r का यूज करना, ठीक। और भी एक पाम रूल भी है, तो वो सब छोड़ो, dl क्रॉस r हमेशा यूज करो। की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बियोस एंड सावर्ट्स लॉ, ठीक। देखो इसके 3-4 एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट करो देते हैं। पहला है बी मतलब फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप on its center। सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये क्या है, सर्कुलर लूप, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है I, सपोज कर लेते हैं, यहां पर लिख दो, ये है सर्कुलर लूप और इसकी रेडियस कितनी है R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक। सेंटर पे तुम्हें क्या चाहिए, फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, समझे। देखिए भाई, मैंने एक छोटा सा लेंथ यहां पर ले लिया dl, और इसमें करंट कितना है I। तुम्हें कहां फील्ड चाहिए, यहां, तो ये तुम्हारा R हो गया। बियोस एंड सावर्ट्स लॉ में dl r sin थीटा होता था ना। अच्छा बताओ, dl इस तरफ है, इस डायरेक्शन में dl, r इस डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते थे। यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। तो हम क्या पता करते हैं, छोटे से एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पे कितना फील्ड हो रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं कंसीडरेशन ये सब नहीं कर रहा कि कंसीडर लूप हैविंग रेडियस r एंड करंट कैरिंग I, ये सब तुम लोग देख लेना। मैं डायरेक्ट इसके एक्सप्रेशन पे आ रहा हूं। dB प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट dl। देखिए dB की वैल्यू आपने बियोस एंड सावर्ट्स लॉ में पढ़ा हुआ, म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर sin 90 रख दीजिए, dl और r के बीच का एंगल 90 है, ठीक है।
ओके। ये छोटा सा एलिमेंट है इस रिंग पे, इस लूप पे। अब पूरे लूप के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, फॉर होल लूप dv को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो म्यू नॉट आई dl 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखा जाए तो म्यू नॉट आई और 4 पाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। dl का इंटीग्रेशन करते हैं। dl हमारे पास क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट है। पूरे रिंग के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर से कट कर दो इसको, और ये हमारा b कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन। और दूसरे एप्लीकेशन को देख लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि हमें b फाइंड आउट करना है ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे अगर देखा जाए, देखो सुनो, ये तुम्हारे पास क्या है, एक लूप है। ऐसे करके पहले लूप बनाते थे ना, और सेंटर पे फाइंड आउट करते थे फील्ड, सेंटर पे, बीचों बीच इसके। लेकिन हम यहां पर सेंटर पे नहीं फाइंड आउट करने वाले हैं, हम इसके एक्सिस पे पता करने वाले हैं, ठीक। एक्सिस समझते हो क्या होता है? सेंटर से जो लाइन जा रही है, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा लूप है इस तरीके से, ठीक है ना। इसके सेंटर पे तो पता कर लेंगे, सेंटर से हट के मैंने पेन लगा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। पेन के टिप की अगर बात करें तो टिप कहां पे है, इसके एक्सिस पे है, समझे क्या। तो यहां से हट के, सेंटर से हट के P पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करनी, ठीक। सपोज कर लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा I, इसका रेडियस है R। जहां पे आपको फील्ड पता करनी है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, X। ये सारी चीजें गिवन है आपको, ठीक। तो इस पे ऐसा कर लेते हैं, कॉन्सिडर अ स्मॉल एलिमेंट dl ऑन द रिंग। यहां पर तुमने क्या किया, एक dl एलिमेंट कॉन्सिडर कर लिया, और ये मान लो इस dl से इस पॉइंट तक की दूरी है, ये P पॉइंट है मान लेते हैं, जहां पे फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये x है, ये r है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। अब इस फील्ड की जो, इस वाले dl एलिमेंट से यहां पे फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इधर होगी, परपेंडिकुलर होगी इस लेंथ पे, इस r पे, जो कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। जो डिस्टेंस होता है ना उससे परपेंडिकुलर। कैसे, समझ में आया? पता है, ये बता दे रहा हूं। देखो, मुझे कहाँ चाहिए फील्ड, मुझे फील्ड यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे। पेन इसका एक्सेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ऐसे हमने ये लिखा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। आपने अगर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, सपोज कर लेते हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट कितना है, dl है, तो dl की वजह से इस वाले पॉइंट पे फील्ड पता करनी है, तो क्या करेंगे, dl क्रॉस r करेंगे ना। r किधर दिखेगा तुम्हें, ये ऐसे दिखेगा, डायगोनल दिखेगा, ये स्लांट जो ये लेंथ दिख रही है, तो dl क्रॉस r, तो ये फील्ड इस तरफ होगा, इस वाले r पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना, समझ लेना।
कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे ये फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बताओ भाई, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना। अगर आप इसे थीटा लेट करते हैं तो इस तरफ क्या आएगा और इस तरफ क्या आएगा, लेकिन साइन थीटा क्या होगा, नीचे वाले भी कंपोनेंट होंगे। सपोज कर लेते हैं नीचे में भी एक कंपोनेंट है dl, यहां पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, और इसके भी dB cos थीटा और dB sin थीटा होंगे। dB sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो उस लूप पे ऐसा नहीं है कि दो ही dB sin थीटा है। यहां पर तुम एलिमेंट लोगे, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लो, इसका dB sin थीटा इधर होगा, इसका dB sin थीटा इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर dB ले लो, dl ले लो, यहां पर इसके अपोजिट में dl ले लो, इस वाले का dB sin थीटा इधर होगा, इस वाले का इधर होगा, सारे dB sin थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन dB cos थीटा क्या होंगे, ऐड अप होते जाएंगे, सारे जुड़ते जाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ बेटा, बैठो। dB, बैठ जाओ। B नेट कितना होगा, तो dB cos थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि cos थीटा ही सारे के सारे ऐड अप हो रहे हैं। dB का हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I dl साइन 90 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करके होल स्क्वायर कर दो इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितने के इक्वल होगा जरा देख के बताओ। ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी देखो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो इसके हाँ कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। बेस हमारा क्या आर है, हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, तो ये तो चलो b छोटा सा b हम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कांस्टेंट वाली वैल्यू सारी की सारी किधर आएंगी, बाहर। म्यू नॉट I r 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, जो कि 3/2 के इक्वल होगा। पावर इसके 3/2 हो जाएंगे। कैसे, स्क्वायर से रूट हट गया और इस पे हाफ है, सिर्फ और सिर्फ dl है जो तुम्हारा क्या होगा, ऐड होता जाएगा, इंटीग्रेट उसका करेंगे। ठीक है, dl का इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा, 2 पाई r। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I 2 पाई r से काट लेना, अपॉन में आर स्क्वायर सिर्फ dl के बदले 2 पाई r रख देना। ठीक है, 2 पाई r रखोगे ना तो ये कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे एक और r मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इतना फील्ड क्रिएट होगा इस लूप की वजह से एक्सिस पे, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस की ओर होगा, अवे फ्रॉम द लूप होगा और एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन भी हो गया। एक छोटी सी बात बता देता हूं, मिटा दूं क्या, लिख रहा बेटा। देखिए छोटी सी बात समझ लो, ये हमारे पास लूप था, ये x है, यहां पर b फाइंड आउट करना था, म्यू नॉट I a स्क्वायर, ये b था, है ना। अब क्या करते हैं कि सेंटर पे आपको पता है कितना होता है,
ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं और कोई एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, फील्ड इतना होता है, लेकिन फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? सेंटर पे तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, ठीक है ना, कि इधर होना चाहिए, कहीं होना चाहिए। नहीं, सेंटर पे मैक्सिमम नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें ये पता हो कि ये जो b किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो हमें b को डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रेस्पेक्ट में और 0 कर देना है। ये मैथमेटिक्स का एक मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है। उसमें ये बताया गया अगर तुम्हें कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, पहले ये देखो, x पे डिपेंड कर रही है, तो मैं उस क्वांटिटी को क्या करूँगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके और 0 के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, ठीक है, तो x की वैल्यू याद रखना r/√2, ये वो पॉइंट आ जाता है जहां पे आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, इतना ही रहने देते।